Hello friends, so today we are going to discuss class 9th का new subject that is economics. Okay, we have till now we have already finished class 8th का sexual reproduction and endocrine system. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए मेरे चैनल पे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स. आपके क्लास 8 तक कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था बट ये अब आ गया है. इसमें आपको ज़्यादातर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है, थोड़ा मनी शनी वाला. ओके, सो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे. क्लास 9 से ये सब्जेक्ट आया है आपकी कोर्स में. इससे पहले 8th क्लास में आपकी ऐसा कोई नहीं था. अब आपकी एसएसटी पूरी 4 बुक से हो गई है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स. सो लेट्स बिगिन. तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स भी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ओके, सो विलेज पालमपुर क्या था हम लोग ये देखेंगे. ये एक स्टोरी है विलेज पालमपुर की. और इस विलेज पालमपुर में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हम लोग ये पूरी एक चैप्टर है जिसे हम लोग करेंगे डिस्कस. ओके, और अगर आपके पास बुक नहीं है या फिर आप लोगों को दिक्कतें हो रही हैं इस लॉकडाउन्स में या फिर अभी आप लोग नहीं ले पा रहे हैं अपनी बुक्स, तो आप लोग NCERT एक ऐप है जिसको आप लोग डाउनलोड करके अपनी सारी बुक्स को रख सकते हैं. ओके, सो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी. अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. लेट्स बिगिन. नाउ लेट मी टेल यू दैट ये जो चैप्टर है ये बहुत इजी चैप्टर है. इसमें कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है. बस आपको अगर आप लोग ने एक बार रीड आउट कर लिया बुक तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये मैं 100% श्योर हूँ. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ओके, तो विलेज पालमपुर में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या है ये विलेज पालमपुर, हम लोग ये देखेंगे. तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक पैरा पढ़ूंगी, देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट पैरा. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. ओके, सो the purpose of the story is to introduce some basic concept related to production, and this we do through the story of hypothetical village. Now, what do you mean by hypothetical village? Hypothetical village means imaginary village. Okay, तो ये जो गांव है या फिर ये जो विलेज है ये एक हाइपरथेटिकल विलेज है, ये एक इमेजिनरी विलेज है. ओके, सो ये जो इस स्टोरी को पढ़ने का ये पर्पस है हम लोग का कि हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन. ओके, प्रोडक्शन क्या होता है ये आपको पता होगा. ओके, नाउ दिस वी विल डू थ्रू द स्टोरी दैट इज़ द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज. तो आप लोग को ये पिक्चर में देख सकते हैं आप लोग, ये विलेज पालमपुर है. ओके, तो अभी हम लोग पालमपुर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो hypothetical village called Palampur, imaginary village called Palampur. Farming is the main activity in a Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, daily transport, etc. are carried out on a limited scale. These production activities need various type of reasons, natural resources, man-made items, human effect and money, etc. So जो एक गांव है, ये जो गांव है ये पालमपुर. ओके, सो यहाँ पर जो मेन एक्टिविटी है, ये जो विलेज पालमपुर है, ओके, ये जो विलेज पालमपुर है यहाँ की जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है, वो फार्मिंग है. वो क्या है, वो फार्मिंग है. ओके, तो यहाँ की जो मेन एक्टिविटी है दैट इज़ फार्मिंग. एज यू कैन सी इन द स्क्रीन ऑल्सो द फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन पालमपुर. ओके, और ये एक्टिविटी फार्मिंग तो है ही है इनकी ये एक एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाती है. एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी एज यू ऑल नो. सो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. फार्मिंग तो है ही है इनकी एक मेन एक्टिविटी, बट
ऐसी और भी एक्टिविटीज़ इन लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग की, घर पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। आपने क्लास 8th की बुक में पढ़ा था ज्योग्राफी में कि जहाँ पर घर के मेंबर्स एक अपनी वो खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, अपने घर के प्रोडक्ट्स वो करते हैं, अपने हैंडमेड चीज़ों से स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें घर के परिवार होते हैं या फिर 2 या 3 पीपल होते हैं ग्रुप में और वो सारा काम करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो उसे ही कहा जाता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। और कौन कौन सी एक्टिविटी वहाँ परफॉर्म होती है? वहाँ पर परफॉर्म होती है डेयरी ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट की जो ज़रूरतें होती हैं वो भी एक्टिविटी वहाँ परफॉर्म होती है। डेयरी, जैसे कि आप जानते हो जब आपको कोई दूध का, जब आपको कोई मिल्क का प्रोडक्ट चाहिए रहता है, तो ये एक डेयरी भी एक एक्टिविटी हो गई जो की जाती है पालमपुर में। ओके, तो सेवरल अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड इन पालमपुर। अंडरस्टूड? सो आर कैरीड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। लिमिटेड स्केल में ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं पालमपुर में। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड्स वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब भैया जब हम लोग कोई काम करते हैं या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है ना। जो भी चीज़ें हम लोग नेचर से लेते हैं वो तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हो जाता है, लेकिन हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम लोग अपने काम को और अच्छा बनाएं। तो हम अपने काम को और अच्छा किस तरह बना सकते हैं? तो हमें कुछ एक्टिविटीज़ नीड्स वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कुछ ये प्रोडक्शन करने के लिए ये दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब इन्हें आगे बढ़ाने के लिए, इन्हें और अच्छा करने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट इज़ योर नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन इफेक्ट एंड मनी। तो हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इनके बारे में और अच्छी से डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हम लोग कोई काम करते हैं तो हमें उसको और अच्छा करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वही को कहा गया है रिसोर्सेज। ओके, अब जैसे आपको पता है कि जो चीज़ हमारी नीड होती है, हमें जिसकी ज़रूरत होती है, उसे हम लोग रिसोर्सेज कह सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, सो व्हाट यू विल से दैट द मटेरियल्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर इज डिफाइंड एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। यस, so that only. Okay, so natural resources, man made items और human effect की भी ज़रूरत पड़ती है। भाई कोई आपने लैंड लिया, लैंड पे आपने कोई क्रॉप्स को अगर आपको लगाना है तो आप थोड़ी ना सिर्फ अकेले काम कर सकते हो, आपको ह्यूमन इफेक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और मनी की, अगर मनी नहीं होगा तो आप लोग कैसे लाओगे सीड्स, जो कि बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं, वो सीड्स आप लोग कैसे लाओगे? सो आपको इन सारी चीज़ों की मदद चाहिए रहेगी, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए रहेगी एक बिल्डिंग या फिर एक लैंड को करने के लिए। ओके, या फिर एक अपना प्रोडक्शन करने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। येस, एज वी रेड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, we will learn how various resources combine to produce the desired goods. अब जब हम लोग स्टोरी आगे और पढ़ेंगे तो हम लोग ये समझेंगे कि जो वेरियस रिसोर्सेज हैं वो एक साथ कॉम्बाइन होके कैसे एक गुड्स, एक डिज़ायर गुड्स बना सकते हैं। एंड सर्विसेज इन अ विलेज में सर्विसेज, बहुत टाइप्स की सर्विसेज कैसे बना सकते हैं और डिज़ायर गुड्स कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, सो आई होप कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हाइपोथेटिकल विलेज क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हाइपोथेटिकल विलेज की जो वर्ड है हाइपोथेटिकल, इसमें आती है। तो हाइपोथेटिकल आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि दिस इज़ अ इमेजिनरी विलेज। कुछ आप लोग इमेजिन करते हो तो वही है इमेजिनरी विलेज। तो ये स्टोरी एक पालमपुर विलेज की है, जहाँ पर फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है और उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ परफॉर्म होती है लिमिटेड स्केल में। और यही सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए पालमपुर वाले लोगों को कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती हैं, जिसको हम लोग ने अभी देखा, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड और मैन इफेक्ट और मनी, दीज रिसोर्सेज वी नीड। ओके, सो अब हम लोग आगे इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का। सी, अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है भाई। ओके, सो अब देखते हैं हम लोग कि पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस
ओके, देखो जो हमारा पालमपुर है वो किससे कनेक्ट है, पालमपुर वेल कनेक्ट हुआ है किस दो विलेजेस से, जो उसका नेबरिंग विलेज है। जैसे आपका पड़ोसी, आपके जैसे पड़ोसी होता है आपके घर के बगल ही, तो आपको आप लोग उसे नेबर कहते हो, जो आपके घर के बगल होता है। यस ना, जो आपके थोड़े सामने होता है उसे आप लोग नेबर कहते हो या फिर नेबरिंग हाउस कहते हो। यस, तो उसी तरह पालमपुर में पालमपुर वो जो विलेज है उसका जो नेबरिंग विलेजेस हैं वो दो हैं, वो वेल कनेक्टेड किससे हुआ है, रायगंज से। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोटबुक में लिखते रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे हैं ये पॉइंट्स। और अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज इज अ वेरी वेरी बिग विलेज विच इज 3 किलोमीटर फ्रॉम द पालमपुर। पालमपुर से 3 किलोमीटर एक विलेज है जिसका नाम है रायगंज। एंड ऑल वेदर रोड्स, अब वेदर रोड्स जो डिफरेंट डिफरेंट रोड्स होती हैं, तो यही को हम लोग जो वेदर रोड्स है, मतलब जहाँ पर सब सारी चीज़ें की वो होती चलती है सारा चीज़, ओके, तो वही को हम लोग वेदर रोड्स कह सकते हैं। एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्टेड टू द विलेज ऑफ रायगंज, और जो वेदर्स रोड्स हैं, जो वेदर रोड्स हैं वो कहाँ से कनेक्ट हुई हैं, रायगंज में हैं। ओके, ऑल जो वेदर रोड्स हैं वो कनेक्ट किस विलेज से हैं, रायगंज से। ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच विलेज इज कनेक्टेड विद द वेदर रोड्स। तो ये आप लोग लिख सकते हो, रायगंज इज द करेक्ट आंसर। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, देखो शाहपुर एंड रायगंज, दीज टू विलेजेस आर वेल कनेक्टेड विथ पालमपुर, अंडरस्टूड। एंड रायगंज इज कनेक्टेड विथ ऑल वेदर रोड्स। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आई होप। नाउ फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, शाहपुर और रायगंज ये दो ऐसा विलेज है जो कनेक्ट है हमारे पालमपुर से। आई होप ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। नाउ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉक कार्ट्स। सी, अब बहुत सारे ट्रांसपोर्ट भी यहाँ हमें देखने को मिलते हैं, मीन्स विजिबल होते हैं। विजिबल इसी रोड पे हम लोगों को बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं, लाइक बुलॉक कार्ड्स, टोंगाज, बुग्गीज, वुडन कार्ड ड्रॉन बाय बफालोज। तो वुडन कार्ड्स तो आपने देखा होगा, यस, जो वुडन कार्ड्स आपने देखा होगा जिसके बफालोज होती हैं, और गांव में आपने देखा होगा जिसमें फार्मर बैठा रहता है और 2 बफालोज होती हैं, ये आपने देखा होगा। तो यही सारे जो ट्रांसपोर्ट्स हैं ये हम लोगों को रोड्स में विजिबल होते हैं, वो रोड्स पर दिखते हैं। ओके, दीज टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अदर कम्युनिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स। अब मोटर व्हीकल्स भी हैं, जैसे मोटर साइकिल हो गई, आपकी जीप हो गई, ट्रैक्टर हो गई। ट्रैक्टर तो एक तो मेन ही व्हीकल हो गई है अभी सारे फार्मर्स के लिए। आपने हर जगह ट्रैक्टर देखा होगा, गांव में अगर आप गए होंगे तो आपने ट्रैक्टर देखा ही होगा। सो ये मेन ट्रांसपोर्ट हो गया है एक फार्मर के लिए। ओके, सो यही सारे ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलते हैं द रोड। ओके, रोड पर जो विजिबल आपके रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलॉक से, टोंगा से, बुग्गी से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप लोग को नोट करना ज़रूरी है। नाउ दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। देखो अब क्या है, यही फैमिली, यही इसी विलेज में अब आपको देखने को मिलेगा। देखिए, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। देखो ये विलेज के पास, ये विलेज पूरा 450 फैमिलीज़ है। ओके, इस विलेज में 450 फैमिलीज़ टोटल हैं। ओके, अगर आपसे बात करें हम तो टोटल 450 फैमिलीज़ आर देयर। ओके, इन दिस विलेज बिलोंगिंग टू सेवरल अदर कास्ट। अब कुछ अलग अलग कास्ट की भी होंगी। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। देखो 80% ऑफ अपर कास्ट, मतलब जो ज़्यादा अमीर लोग आप लोग कह सकते हो, जो ज़्यादा थोड़े से गरीब भी नहीं है, थोड़े से मतलब ऊंची जात के हैं, अपर कास्ट ऊंची जात के। ओके, फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। ओके, ज़्यादातर इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, 80 अपर कास्ट ज़्यादा हैं। ओके, इनके हाउस किसके बने होते हैं, इनके हाउस थोड़े क्वाइट लार्ज होते हैं और बने होते हैं ब्रिक्स और सीमेंट से। ओके, इनके हाउस ये थोड़ा अपर कास्ट है तो इनके हाउस बड़े होते हैं और ये सीमेंट एंड ब्रिक से बने होते हैं। ओके,
अब SCS दलित्स वो लोग हैं जो एक कॉर्नर ऑफ द विलेज में रहते हैं, जो कि जो एक कॉर्नर ऑफ द विलेज में रहते हैं और उनके हाउसेस भी छोटे छोटे होते हैं, जो एकदम जिनको ज़्यादा कोई दलित मानते हैं, जिनसे सब लोग बोलते हैं छुआछूत हो जाता है, सो ये दलित्स हो जाते हैं। ओके, द SCS दलित्स हैं जो कंप्राइज 1/3 ऑफ पॉपुलेशन। अब इन्होंने कितना विलेज लिया है, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इनकी है। ओके, एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। अब ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था कि वन कॉर्नर ऑफ द विलेज में आती है, ये पूरे गांव में नहीं बसे हुए हैं, ये एक छोटे से कॉर्नर ऑफ द विलेज में, पालमपुर के विलेज में कॉर्नर में रहते हैं। ओके, और इनके घर छोटे होते हैं अपर कास्ट से। ओके, सम ऑफ विच आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। देखो, स्ट्रॉ और मड से बने होते हैं इनके हाउसेस। अगर आपने देखे हो तो मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिसिटी। अब देख सकते हैं आप लोग कि जो बहुत सारे होते हैं हाउसेस, वो किसके बने होते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी के ही तो बने होंगे। तो ये गांव ऐसा नहीं है कि इसमें यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, इस गांव में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी हैं हाउसेस में। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन अ फील्ड एंड इज़ यूज इन अ वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। देखो, अब ट्यूबवेल्स जो आपका वाटर जिसमें इरिगेशन हो जाता है, तो वो आपके काम आएगा, बिजनेस में ही तो काम आएगा, फार्मिंग में काम आएगा, एग्रीकल्चर में काम आएगा, मीन्स प्राइमरी एक्टिविटी में आपके काम आएगा। तो दैट इज़ वाई दिस इज रिटन दैट इलेक्ट्रिसिटी पावर्स आर ऑल्सो देयर एंड ट्यूबवेल्स इन अ फील्ड्स एंड इट इज़ यूज इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में आपको काम आ सकता है, अगर आपने वाटरिंग, आपको पानी देना हो, या फिर आपको बड़ी बड़ी क्रॉप्स को पानी देना हो, तो ये सारे प्रोसेस आपके लिए यूजफुल होंगे। ओके, अब पालमपुर के पास 2 स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है। देखो, पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। 2 प्राइमरी स्कूल्स आर देयर एंड 1 हाई स्कूल्स आर देयर। कौन से स्कूल्स आर देयर? हाई स्कूल्स आर देयर। ओके, हाई स्कूल्स आर देयर, यस। तो उनके पास अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि जो विलेज हैं, सबसे पहले हम लोग ये पैरा कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम लोग एक बार रिपीट करेंगे। सी, तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी पावर्स हैं उनके हाउसेज में, ट्यूबवेल्स हैं, बिजनेस में काम आएंगे जो ट्यूबवेल्स इन द फील्ड लगे हुए हैं। पालमपुर हैविंग अ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। येस, देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऑल्सो, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बना हुआ है। ओके, रन बाय द गवर्नमेंट, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बना हुआ है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बना हुआ है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अंडरस्टूड? आई होप कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। ओके, सो यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है। यहाँ पर हेल्थ सेंटर भी है जो गवर्नमेंट चलाती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया गया है। एंड द प्राइवेट डिस्पेंसरी डिस्पेंसरी वो होती है जहाँ पर आपको बीमार लोग को ठीक किया जाता है, जहाँ पे सिक ट्रीटेड होते हैं। ओके, जहाँ पर बीमार लोग की सेवा की जाती है, ये आप लोग मान सकते हो। दिस इज़ योर डिस्पेंसरी। अंडरस्टूड? सी, तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है जहाँ पर फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है, वेयर सेवरल अदर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो परफॉर्म्ड लाइक मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ऑल दैट। ओके, और यहाँ पर लिमिटेड स्केल में ये सारी चीज़ें होती हैं और ये प्रोडक्शन के लिए इन्हें सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती हैं, जो कि रिसोर्सेज हम लोग ने ऑलरेडी देख लिए। फिर हम लोग ने क्या देखा कि पालमपुर 2 विलेजेस से कनेक्ट हुआ है जिसका नाम है शाहपुर एंड रायगंज। रायगंज अ बिग विलेज है जो कि 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। ओके, अंडरस्टूड? नाउ ऑल द वेदर रोड्स आर कनेक्टेड टू द विलेज ऑफ रायगंज, जो कि सारी वेदर रोड्स हैं वो कनेक्ट कहाँ किस विलेज से हुई हैं भाई? हमारे रायगंज से हुई हैं। ओके, और यहाँ की जो विलेज हैं, विलेज में 450 फैमिलीज़ हैं, 80 अपर कास्टेस हैं और 1/3 ऑफ पॉपुलेशन हमारे दलित्स ने ली है और वो एक 1 कॉर्नर ऑफ द विलेज में रहते हैं। उनके हाउस छोटे बने हैं लेकिन अपर कास्ट के हाउसेस थोड़े से बड़े बने हैं। ओके, सीमेंट के बने हैं,
ब्रिक्स के बने हैं, बट जो दलित्स हैं उनके बने हैं मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं। आई होप कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। नाउ चलिए बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट से। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ अ फेयरली वेल डेवलप्ड। अब ये जो ऊपर हम लोग को डिस्क्रिप्शन देखने को मिला, तो हम लोग को इससे क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि पालमपुर, अक्सर आपके दिमाग में आप लोग ये इमेजिन करते हो कि गाँव है तो गाँव में लाइट्स नहीं होंगी, रोड्स नहीं होंगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बट आप लोग ये स्टोरी पढ़ के देख सकते हो कि गाँव हैं जहाँ पर, अब आप लोग ये स्टोरी देख के पढ़ सकते हो कि यहाँ पे स्कूल्स भी हैं, डिस्पेंसरी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ट्रांसपोर्ट भी है। तो ये गांव, हम लोग इसे गांव कह सकते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया अब। यस, तो द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, एंड इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर ऑल्सो देयर। ओके, कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। अब यही सारी, अब इसमें चीज़ लिखा है कि कंपेयर दीज फैसिलिटीज़, ये जो सारी फैसिलिटीज़ इस पालमपुर गांव में है, इसे कंपेयर कीजिए आपके नियर बाय विलेज से। आपका कौन सा नियर बाय विलेज है उससे कंपेयर कर लिए ये जितनी फैसिलिटीज़ दी गई है पालमपुर में। ओके, सो कंपेयर करके मुझे बताइएगा। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके, सो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे और भी सारी चीज़ों के बारे में। सी द डिस्क्रिप्शन, ये तो हम लोग ने पढ़ लिया। द स्टोरी ऑफ पालमपुर, देखो यहाँ पे भी लिखा है ना इमेजिनरी, तो इतनी देर से मैं बोल रही हूँ कि हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिनरी विलेज, दिस इमेजिनिंग। ओके, विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन भी देखेंगे, एक्टिविटीज़ इन अ विलेज। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिली हो गई है। इन ए विलेज अक्रॉस इंडिया, इन ए विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्ट। आपको पता है कि जो हमारे विलेज हैं उसमें ज़्यादातर लोग फार्मिंग ही करते हैं। अब ये हमारी मेन प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो गई है, ये बहुत ही मेन हो गई है हमारे लिए। द अदर्स, अब ज़्यादातर जितने भी इंडिया में ज़्यादातर लोग हैं वो सिर्फ ये जो एग्रीकल्चर है, ये जो प्राइमरी एक्टिविटी, इसी में अपने यही काम करने लगे हैं। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, the other production activities referred to as non farm activities। देखो, और जो अदर एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती है पालमपुर में, उसे आप लोग क्या कहोगे? जो कि अभी हम लोग ने देखा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है और चीज़ होती है, तो उसे आप लोग क्या कहोगे? उसे आप लोग कहोगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ओके, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ से आप लोग उसे बोलोगे, refer to as a non-farm activities including small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. All these are non-farm activities. Understood? We shall take a look at both these types of activities. अब हम लोग ये दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। After learning a few general things about production, हम लोग और भी चीज़ें अभी देखते हैं। तो इसे लर्न करने के बाद हम लोग अबाउट प्रोडक्शन की जो जनरल थिंग्स हैं, इन्हें लर्न करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखते हैं द मेन ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देखिए, जो हमारा जो मेन प्रोडक्शन है उसे हम लोग को प्रोड्यूस करने के लिए गुड चीज़ें चाहिए, गुड सर्विसेज चाहिए दैट वी वांट। हमें गुड चीज़ें चाहिए, गुड सर्विसेज चाहिए, जिससे कि हम लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें। देयरफॉर वी आर हैविंग 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमारे पास 4 ऐसी रिक्वायरमेंट्स है, 4 ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिससे कि हमारा जो बिजनेस है या फिर हमारी जो फार्मिंग है या फिर हमारा जो भी चीज़ें हम लोग अपनी प्रोडक्शन में करेंगे, उससे हम लोग का प्रोडक्शन और अच्छे से हो सकता है। तो दैट इज़ योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ लैंड। ओके, लैंड इज़ फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ओके, अगर मान लीजिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट भी है। क्यों ये पूरी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट? क्योंकि अगर लैंड नहीं होगा तो आप लोग अपना बिजनेस किस पे खड़ा करोगे? अगर मान लीजिए आपको कोई कॉलेज बनवाना है, अगर आपके पास ज़मीन ही नहीं है, लैंड ही नहीं है, तो आप लोग अपना कॉलेज कहाँ पर खड़ा करोगे? कॉलेज स्पेस में खड़ा करोगे? नहीं ना। तो लैंड का होना ज़रूरी है। इसीलिए लैंड हमारा एक इम्पॉर्टेंट
रिक्वायरमेंट है, ओके, एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, अंडरस्टूड। तो इसीलिए कहा गया है कि लैंड इज़ अ रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके। हम लोग को प्रोडक्शन करने के लिए गुड चीज़ें चाहिए, गुड सर्विसेज चाहिए, तो दीज आर द वन, ओके। सो लैंड हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आपको कोई बिजनेस खड़ा करना है तो आप लोग किस पे करोगे भाई, लैंड पे करोगे। लैंड नहीं होगा तो आपका स्टार्ट ही नहीं होगा कुछ। लैंड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़मीन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, और उसके अलावा आपका नेचुरल रिसोर्सेज भी की होना भी ज़रूरत है, जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ों की भी ज़रूरत हो, और मिनरल्स में और आ गया, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको लैंड के साथ साथ। क्लियर। नाउ चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे, दैट इज योर द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। अब हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, लेबर है। लेबर कौन लोग होंगे, जो हमारे मशीन्स को जो हमारे लैंड पे काम करेंगे, जो हमारे सारे काम को देखेंगे, जो हमारी सर्विसेज को पर ध्यान देंगे, जो हमारी मशीन्स लाएंगे, जो हमारे सारे वर्क करेंगे, वही तो होंगे लेबर। तो द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, पीपल हु विल डू द वर्क। अब जो पीपल वर्क करेंगे, जो वहाँ पर काम करेंगे, वही तो लेबर हो गए। अब लेबर भी नहीं होंगे तो आपको कैसे आप लोग करेंगे। और ये नहीं कि लेबर हो या ना हो, लेबर होगा, और लेकिन वो एजुकेटेड भी होना चाहिए। एजुकेटेड होने के साथ साथ वो हेल्दी भी होना चाहिए, सो दैट ही और शी कैन परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अब लेबर अगर है तो वो हेल्दी भी होना चाहिए, एजुकेटेड भी होना चाहिए, ओके। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर वो एजुकेटेड नहीं होगा, और अगर हम लोग उससे कोई मशीन्स दे देंगे कि इसका कोई यूज़ करके दिखाओ, तो अगर मान लो वो करके नहीं दिखा पाया तो वो अनएजुकेटेड हो जाएगा ना। तो उसका एजुकेटेड होना ज़रूरी है। अगर एजुकेटेड नहीं होगा तो हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं होगा, और हम लोगों को वो टास्क नहीं कंप्लीट कर पाएगा। तो उसका एजुकेटेड और हेल्दी होना ज़रूरी है। अगर हेल्दी मीन्स मान लीजिए वो एडल्ट, वो थोड़ा सा तो उसकी तबीयत ख़राब रहती है, फिर वो काम पे नहीं आता, तो उससे हमारे काम में भी दिक्कत आ सकती है। तो उसका हेल्दी भी होना एज वेल एज एजुकेटेड भी होना, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है लैंड के बाद, दैट इज़ आर लेबर, क्योंकि लेबर ही हमारा सारा वर्क करेगा। अगर लेबर नहीं होगा तो कौन करेगा। येस, तो दैट इज़ वाई लेबर इज़ अनदर सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, ओके, फॉर प्रोडक्शन। तो इतना हम लोग ने देख लिया। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड हाईली एजुकेटेड। देखो, अब ज़्यादा बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ में हम लोग को ज़्यादा एजुकेटेड पीपल चाहिए, एजुकेटेड वर्कर चाहिए, तो उसी के लिए हाईली रिक्वायर्ड एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क। अब जो हमारे नेसेसरी टास्क हम लोग उन्हें देंगे, अगर वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा, कैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा। तो इसी के लिए हमारा जो लेबर है होना चाहिए, वो जो नेसेसरी टास्क कंप्लीट कर सके, एजुकेटेड हो या फिर वो हेल्दी हो, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, ओके। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड वर्कर्स हु कैन डू मैन्योर वर्क। अब जो अदर एक्टिविटीज़ है, जैसे कुछ ऐसे क्रॉप्स को लगाना, तो अदर एक्टिविटीज़ लाइक वर्कर्स हु कैन डू मैन्योर वर्क, जो आप लोग अपने हाथों से करते हो, जिसमें मशीन की हेल्प नहीं होती है, उसे मैन्योर वर्क कहते हैं, ओके। जो अपने हाथों से किया जाता है उसे मैन्योर कहते हैं। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। देखो, ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर, जो ईच वर्कर्स है वो प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है हमारे ईच लेबर और अ वर्कर, ओके। नाउ आवर थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। सी, अब फिजिकल कैपिटल क्या है भाई। कैपिटल किसी देश की कैपिटल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है मनी शनी की। मीन्स यहाँ पर बात हो रही है हमारे मनी की, कि मनी हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट है। फिजिकल कैपिटल, ओके, ये हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है। अब देखो, आपका लैंड हो गया, लैंड के लिए काम वाम करने के लिए लेबर हो गया। अब लेबर भी आ गया। अब जो आपको मशीन्स चाहिए, जो आपको वहाँ पे सेटअप करना है, जो आपकी ब्रिक्स खरीदनी है, आपको सीमेंट खरीदना है, आपको सीड्स खरीदनी है, आपको स्कूल बनवाना है तो आपको सीड्स खरीदनी है। सीड और सीड्स में बहुत डिफरेंस है। आपको बहुत सारी मशीन्स खरीदनी हैं, प्रोजेक्टर्स खरीदने हैं, कंप्यूटर्स खरीदने हैं। तो ये जो सारा, अगर आपने कंप्यूटर लैब खोल लिया, या फिर आपने दुकान खोल ली, या फिर आपने स्टेशनरी की शॉप खोल ली, तो उसके लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। बिना पैसे के आप लोग पेंसिल्स तो ही ना ले आओगे, बिना पैसे के आप लोग थोड़े टिफ़िन्स तो ही ना ले आओगे। तो आपको कुछ उसके लिए कुछ मनी शनी चाहिए, कुछ फिजिकल कैपिटल चाहिए। सो
The third requirement is your physical capital, the variety of inputs required for every stage during production. जो हमारे variety of inputs हैं, जो variety of inputs लगेंगे हम लोगों को every stage of during production. देखो एवरी स्टेज पे, जो हम लोग के प्रोडक्शन पे एवरी स्टेज पे हम लोग को इनपुट्स लगेंगे, कुछ मशीन्स लगेंगी, कुछ इनपुट्स लगेंगे, तो उसके लिए हम लोग के पास मनी होना चाहिए, मनी शनी होना चाहिए. व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर द फिजिकल कैपिटल. अब कुछ आइटम्स भी होंगे जो फिजिकल कैपिटल के अंदर आएंगे. तो जो आइटम्स है जो कि आ सकते हैं फिजिकल कैपिटल के अंदर, वो आपको पता ही हो गया होगा. टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स को आप लोग नहीं ला सकते हो, दिस इज़ नॉट योर आइटम. ओके, tools and machines range from very simple tools such as a farmer's block to machines such as generators, टर्बिन्स, कंप्यूटर्स. अब ये सारी चीज़ों के लिए आपको फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. बिना फिजिकल कैपिटल के आप लोग कैसे अपनी मशीन्स लाओगे. तो ये भी तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया, ये भी तो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो गया हमारे लिए. येस, तो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. अब देखो, ये जो आपने एक बार आपने मशीन खरीद ली, अब ये मशीन आप लोग, जैसे आपने ये मशीन खरीद ली, अब यही मशीन को आप लोग चलाते रहोगे. तो अगर आपने एक दिन यही मशीन खरीदी, अब दूसरे दिन भी आपको ये सेम मशीन लानी पड़ेगी? नहीं लानी पड़ेगी ना. वही जो आपने पहली मशीन खरीदी है उससे आपका थोड़ा सा ईयर चलेगी वो मशीन, देन आप लोग दूसरी चीज़ें खरीदोगे ना. अगर वो बिगाड़ ख़राब हो गई, अब अगले दिन आप लोग थोड़ी ना दूसरी मशीन उठा ले आओगे. येस ना. तो दैट इज़ वाई. अब देखो, हमारे जो फिजिकल कैपिटल है इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल. अब फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस देखो. फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है और वर्किंग कैपिटल क्या होती है. सी, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, पहले मुझे ये बताने दो. तो फिक्स्ड कैपिटल क्या है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको पता हो. बट अभी के लिए सुनो, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है. फिक्स्ड कैपिटल वो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि आपको स्कूल के लिए आपने एक बैग खरीदा. यस, आपने अपने स्कूल्स के लिए एक बैग खरीदा. अब वही बैग को आपने उसे एक पूरा ईयर चलाया, फिर 6th में आपने ख़रीदा और उसे 8th तक चलाया. 6th में ख़रीदा, 8th तक चलाया. तो जो आपकी बुक्स हो गई, जो आपका बैग है और जो बुक्स है, मैंने आपसे कहा कि आपने बैग खरीदा. अब जो आपकी बैग है वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि आप लोग बार बार हर क्लास में थोड़ी ना बैग्स खरीदते हो. एक क्लास में खरीदते हो, फिर उसे थोड़ी ईयर चलाते हो, फिर खरीदते हो ना. ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अगले क्लास में फिर शुरू कर देते हो खरीदना, फिर अगले क्लास में शुरू कर देते हो खरीदना. तो आप लोग चलाते हो अपने बैग्स को ना. यस, तो ये आपकी हो गई फिक्स्ड कैपिटल कि आपने ईयर टू ईयर चलाया, मीन्स उसे ईयर उतना तक पहुंचाया कि वो चल सके. यस, अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी बुक सेट्स भी आई, वो भी आई. तो बैग आपने ख़रीद लिया. अब अगर अब कुछ एक्सप्रेशंस हो सकते हैं कि आपकी बैग की चैन टूट गई, ये हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग अगले दिन ही सेम बैग आपको चाहिए होगा. नहीं ना, आप लोग वो बैग चलाओगे दिन तक. तो दैट इज़ योर फिक्स्ड कैपिटल. अब सेम आपकी बुक्स से बात करते हैं. आपकी बुक साइट, आपका न्यू सेशन हुआ, आपकी बुक सेट आई. यस, तो बुक सेट तो आपको हर सेशन में चाहिए रहती है. 6th में भी चाहिए रहती है, 7th में भी चाहिए रहती है, 8th में. अब वो बात अलग है कि आप लोग दूसरों से बाय करते हो, वो बात अलग है. अभी हम लोग वैसी बात कर रहे हैं कि आपको बुक्स तो हर उसमें चाहिए रहती है. तो बुक्स आपकी वर्किंग कैपिटल हो गई. जैसे आपको रॉ मटेरियल हर बार चाहिए रहता है, कुछ प्रोडक्शन करने के लिए हर टाइम वही रॉ मटेरियल चाहिए रहता है. आप लोग नेचुरली रॉ मटेरियल भी निकालते हो हर टाइम. तो दैट इज़ योर वर्किंग कैपिटल. जो सामान आपको एक दिन के बाद दूसरे दिन तुरंत चाहिए रहता है, दैट इज़ योर वर्किंग कैपिटल. और जो फिक्स्ड कैपिटल क्या है कि वो चीज़ें जो आप लोग चलाते हो, जो आपके ईयर टू ईयर लगी रहती है, वो जल्दी मतलब बेकार नहीं होती. दैट इज़ योर फिक्स्ड कैपिटल, जो आपकी बहुत ईयर तक चलती है. ओके, जिसको आपने ख़रीदा तो उसे दूसरे दिन तुरंत लाना नहीं पड़ेगा. ओके, लेकिन वर्किंग कैपिटल में आपको ऐसा होगा कि रॉ मटेरियल्स, मनी आपको हैंड टू हैंड चाहिए, मतलब हर दिन चाहिए. अब ये नहीं कि आपने एक दिन मनी लेके गए आप लोग, अब दूसरे दिन आपने मनी घर में छोड़ दिया, तो आपको मनी तो रोज़ चाहिए ना. तो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंसेस यही है. फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड होती है, मीन्स मैनी ईयर्स तक चलती हैं, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल होती है उसे आप लोगों को नेसेसरी बाय अदर नेसेसरी, देखो, ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड
by other necessary items, raw materials and money hand are कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब जो आपके रॉ मटेरियल हो गए वो आपके मनी हो गए, तो आपको उसे हर दिन तो देना पड़ता है, यस। लेबर्स हो गए तो लेबर्स को आप लोग हर दिन तो मनी दोगे ना, यस। तो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को थ्रू मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से बताया। आई होप ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। सो अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स आर दीज अप द प्रोडक्शंस। ओके, सो चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं, आई होप। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं हम लोग, देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑल्सो। अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या आ गई, लैंड भी हो गया, लेबर भी हो गया, फिजिकल कैपिटल भी हो गई, मनी शनी भी हो गई, अब क्या आ गया? अब आपकी फोर्थ रिक्वायरमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, लैंड भी इंपॉर्टेंट है बट ये फोर रिक्वायरमेंट, ये चारों रिक्वायरमेंट आपके लिए अच्छी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अगर चारों में से कोई एक रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आप लोग का प्रोडक्शन अच्छा होगा ही नहीं। तो चारों रिक्वायरमेंट आपके लिए ज़रूरी है। ओके, so there is a fourth requirement. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and the physical capital and produce an outcome either to use yourself or to sell in a market. These days is called human capital. Now human capital आप लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह से समझोगे, बट अभी के लिए क्या है ह्यूमन कैपिटल, आपने क्लास 8th में भी पढ़ा था आई होप। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? अब आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो एक टीचर हो और मैंने आपके सामने 5 बच्चे रख दिया। अब मैंने बोला कि आपको इन्हें एक चैप्टर पढ़ाना है, ओके, आपको इन्हें कुछ ऐसा मैथ्स इन्हें समझानी है, और अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको मैथ्स ही नहीं आती है, तो आप लोग कैसे पढ़ाओगे? तो नॉलेज का होना ज़रूरी है। अगर लेबर्स को वो काम कैसे करना है उसकी नॉलेज ही नहीं है तो आप वो काम कैसे करेंगे? यस, तो इसी को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास नॉलेज है, वो काम आपको आता है, वो काम आप कर सकते हो, तो दैट इज़ योर ह्यूमन कैपिटल। ओके, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लेबर्स के पास नॉलेज है ही नहीं कि ये सीड्स कैसे लगाना है, ये मशीन्स कैसे चलानी है, तो वो कैसे करेंगे काम? तो ह्यूमन कैपिटल भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हम लोगों का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ओके, तो फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन। क्योंकि अगर ह्यूमन के पास नॉलेज ही हो, जब आपके पास नॉलेज, देखो आपको एक सुंदर सा अपना रूम बनवाना है, तो आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि किस तरह ये करवाना है लेबर्स से। लेबर्स के पास भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको भी नॉलेज चाहिए, लेबर्स को भी नॉलेज चाहिए, क्योंकि आपको बताना है। अगर आपके पास नॉलेज होगी तभी आप बता पाओगे, लेबर्स के पास अगर नॉलेज होगी तो तभी वो काम कर पाएंगे। तो नॉलेज सबके लिए, सबके पास होना ज़रूरी है। तो नॉलेज एक हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर वो किसी के पास नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो फिर वो काम नहीं हो सकता। सो नॉलेज इज़, ह्यूमन कैपिटल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड भी सारी फैक्टर्स प्रोडक्शन है, ये नहीं कि कोई भी सारी इम्पॉर्टेंट है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। ओके, फिजिकल कैपिटल, every production is organized by combined land, labor, physical capital and human capital which are known as factors of production. तो इन्हें ही हम लोग कहते हैं factors of production. Every land, labor, physical capital, human capital, so all these are required for building a house, for building a computer, or for building a computer room, or for building a मार्केट्स। तो ये सारी प्रोडक्शन, ये सारे फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं होंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट है, आई होप कि आपको समझ आ गया है। सो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने ये नहीं पढ़ा था, लेट मी रीड आउट। ओके, सो कैपिटल। ओके, कैपिटल वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन अ नेक्स्ट चैप्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि अब ह्यूमन कैपिटल को आप लोग और अच्छी तरह से पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज योर ह्यूमन कैपिटल चैप्टर ओनली। ओके, सो इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये आपके हो गए लेबर, ये जो आप लोग मशीन्स करें ये आपके फिजिकल कैपिटल हो गए, सॉरी ये जो आपकी जो मशीन्स आई हैं फिजिकल कैपिटल से तो आई हैं, ये जो आपके सामान रखे हैं, ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई खुद करना है। ओके, सो चलिए
अब हम लोग बात करते हैं, एज वी रेड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर कन्वेंस वी नीड रिफर टू द फिजिकल कैपिटल एज अ कैपिटल इन दिस चैप्टर। ओके, तो हम लोग और अच्छी तरह से जो हम लोग ने पहले स्टोरी को एज वी रेड द थ्रू स्टोरी ऑफ पालमपुर हम लोग ने देखा कि अब हम लोग फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अच्छी तरह से देखेंगे। फॉर कन्वेंस वी विल रिफर टू द फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर, एज वी कैपिटल इन दिस चैप्टर। तो देर इज़ अ फोर्थ, ये भी आपने लैंड इज़ फिक्स्ड, लैंड इज़ फिक्स्ड, ये जो फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज़ फिक्स्ड, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपको अभी तक जितने भी टॉपिक्स थे वो आपको क्लियर हो गए हैं। नहीं क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी वर्ड आपका छूट गया हो, कोई भी वर्ड आपको नहीं पता, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल हेयर ओनली। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आएंगे, लैंड इज फिक्स्ड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, ग्रेट लर्निंग, बाय बाय।